2 से 3 क्लासेस में हम बेसिक्स कवर करेंगे ताकि वो बच्चा जिसका अकाउंटिंग का बैकग्राउंड नहीं है वो हमारे साथ हो जाए, हमारे लाइन अप हो जाए। ठीक है, मैथ्स का सबका ही होता है, लेकिन कुछ साइंस के होते हैं, ठीक है ना, कुछ कॉमर्स के होंगे, कॉमर्स वालों को तो अकाउंटिंग आ जाएगी, लेकिन जो साइंस वाला है वो बच्चा क्या करेगा? तो वही बच्चे से एमसीक्यू उसने भी लेना है। आपका कौन सा बैकग्राउंड है? ओके, सो जिनका कॉमर्स का बैकग्राउंड है उनके लिए ये कि थोड़ा सा स्ट्रेंथन हो जाएंगे उनके कॉन्सेप्ट्स मजीद, इंशाल्लाह कोई नई चीज़ें भी सीखेंगे। जी, आप क्या कह रहे हैं? तो कोई मसला नहीं, ले लेंगे ना। चलो कोई मसला नहीं, अभी कर लेंगे ना, अभी कर लेंगे हम क्लास में। तो ऑनलाइन वाला दोबारा से बता दो भाई, स्टार्ट करें, सब साथ हैं। चले जी, सो अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। आज हमारी फर्स्ट क्लास है अकाउंटिंग की, और जैसा कि आपको पता है अकाउंटिंग के अंदर जो है सर काइंडली कल की मैथ्स की पीडीएफ अपलोड करवा दें। ओके अली अदर, मैं बोल देता हूँ एडमिन को कर देते हैं, ठीक है। और 25 MCQs यहाँ से अराउंड एक्सपेक्टेड है आने के लिए। और आज जो है हम बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग को देखने जा रहे हैं, जिनके लिए अकाउंटिंग एक नई टर्म है। सो अगर मैं पूछता हूँ कि व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या है? सो अकाउंटिंग की सबसे बेसिक डेफिनेशन है कि इट्स अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग। लैंग्वेज ऑफ बिजनेस नहीं, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस थोड़ी है। इट्स अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग ऑफ ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जाम्पल मेरे फादर ने मुझे 20,000 रुपये पॉकेट मनी दी। अब मैंने 20,000 रुपये लेते टाइम अब्बा को बोला कि भाई अब्बा पैसे कम पड़ते हैं भाई, पूरे नहीं पड़ते, महंगाई ज़्यादा हो गई है, पैसे और दो, ठीक है ना। तो अब फादर कहेंगे बताओ फिर पैसे कहाँ खर्चा किए तुमने? तो मेरे पास तो कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हुआ हुआ, मैंने तो पैसे लिए, चिप्स खरीद ली, ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, पैसे खर्च हो गए। सो अब क्या करने पड़ेगा? मैंने बोला अच्छा चलो अब एक काम करना, अगले महीने बेटा चीज़ों को रिकॉर्ड करना, कोई चीज़ खरीदो लिख लेना, रिकॉर्डिंग करना ना, रिकॉर्ड मेंटेन करना, ताकि ये पता चले कि किस चीज़ के ऊपर कितना पैसा खर्चा किया, तो उसके हिसाब से बात होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अकाउंटिंग जो है ना वो रिकॉर्डिंग सबसे बेसिक चीज़ है। वॉइस इज टू लो। अब ठीक है, अब चेक करें अलीज़ा। तो अकाउंटिंग का जो बेसिक एलिमेंट है, सबसे पहला एलिमेंट स्टिल वेरी लो। ऐसा क्यों है? अब चेक करो। अब ठीक है, आप अपना वो भी चेक कर लो, ऐसा नहीं हो आपका वॉल्यूम जो है वो कम हो। सो अकाउंटिंग के अंदर मेरे प्यारे बच्चों मैंने क्या बताया कि सबसे पहला फॉर्मेट है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग ऑफ व्हाट? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। सर ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं? ट्रांजैक्शन बोलते हैं बिजनेस जो भी हरकत करता है, बिजनेस जो भी काम कर रहा है, उस चीज़ को ट्रांजैक्शन बोलेंगे। मिसाल के तौर के ऊपर भाई मैंने फर्नीचर परचेज किया, तो मैंने फर्नीचर ले लिया, पैसे दे दिए, कुछ भी हो, भले कैश हो या ना हो, भले कैश हो या ना हो। तो मिसाल के तौर के ऊपर मैंने कोई चीज़ परचेज करी, फर्नीचर परचेज किया और उसके अगेंस्ट मैंने पैसे दे दिए, तो ये कंप्लीट साइकिल हो गया, एक चीज़ ली एक चीज़ दी। तो इस चीज़ के अंदर क्या होगा? इसको बोलेंगे ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन कैन बी बोथ वेज, इधर इट्स अ कैश ट्रांजैक्शन और इधर इट्स अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सर दोनों में फ़र्क क्या है? एक में मॉनेटरी टर्म होती है, एक में मॉनेटरी टर्म नहीं होती। मतलब एक में पैसा इन्वॉल्व होगा, एक में पैसा इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है ना। मिसाल के तौर के ऊपर कैश ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? हमने कोई भी सामान खरीदा, फर्नीचर खरीदा, तो हम क्या बोलेंगे अपने पास? फर्नीचर
और कैश, ये दो हमारे पास चीज़ें इन्वॉल्व हुई, ठीक है ना। और सर अगर हम क्रेडिट पे लेंगे, क्रेडिट का मतलब होता है उधार पे लेना, तो उधार पे लेने का मतलब है कि फर्नीचर लिया तो सही, ठीक है, फर्नीचर हमारे पास लिया तो सही, लेकिन फर्नीचर के अगेंस्ट हमने पैसे नहीं दिए, पैसे नहीं दिए, और पैसे नहीं देने को बोलेंगे हम पेएबल, क्योंकि पेएबल है ना, देना है, तो उसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे, पेएबल। तो ट्रांजैक्शन कैन बी बोथ वेज, इधर इट्स अ कैश ट्रांजैक्शन और इधर इट्स अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन का मतलब समझ आता ही नहीं आता, प्यारे बच्चों जल्दी से बताएं। ओके, तो क्या, दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। ट्रांजैक्शन कौन, बिजनेस जो भी हरकत करेगा, कुछ खरीदेगा कुछ बेचेगा, ठीक है ना, तो खरीदने बेचने का जो भी काम है उसको ट्रांजैक्शन बोलेंगे नॉर्मल जबान के अंदर। कैश ट्रांजैक्शन के अंदर कैश या बैंक इन्वॉल्व होगा, और क्रेडिट ट्रांजैक्शन के अंदर चीज़ ले तो लेंगे लेकिन पैसे नहीं देंगे, तो पैसे ना देने को हम रिकॉर्ड करेंगे एज अ पेएबल, एज अ पेएबल, पे करना है ना तो उसको रिकॉर्ड करेंगे पेएबल, ठीक है। अच्छा, तो अकाउंटिंग एक पूरे प्रोसेस का नाम है जिसके अंदर रिकॉर्डिंग भी होता है, जिसमें क्लासिफाइंग भी होता है ट्रांजैक्शन का, कि क्लासिफाई करेंगे कि पता चलेगा कितनी ट्रांजैक्शन कैश पे ली, कैश वाली ट्रांजैक्शन को अलग कर लूंगा, कितनी ट्रांजैक्शन क्रेडिट वाली थी, क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन को अलग कर लूंगा, अलग अलग लिस्ट बना लूंगा सबकी, तो वो हो गया क्लासिफाइंग ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है ना। बिल्कुल रिसीवेबल होता है, रिसीवेबल का मतलब क्या होता है कि मिसाल के तौर पर मैंने कोई सामान बेचा, आई हैड मेड अ सेल्स, क्या, आई हैड मेड अ सेल्स, मैंने सेल्स करी और पैसा मिल गया, तो इस ट्रांजैक्शन के अंदर क्या इन्वॉल्व हुआ, कैश इन्वॉल्व हो गया, तो ये क्या है। व्हाट अबाउट बुक कीपिंग, बुक कीपिंग का मतलब ही होता है रिकॉर्ड मेंटेन करना। अलीजा, जो बेसिक अकाउंटिंग होती है प्रोसेसेस जिसके अंदर हम जर्नल्स बनाते हैं, लेजर्स बनाते हैं, दैट इज बेसिकली कॉल्ड अ बुक कीपिंग, के बुक्स मेंटेन करें, हर किसी की अलग अलग बुक्स बनानी होगी, वो अभी आगे बात करेंगे। तो हम बात ये कर रहे थे कि सर अगर हम बेचेंगे तो कैश पे बेचा, सामान बेचा, कैश आ गया। सर व्हाट इफ के अगर सामान बेचा तो सेल्स तो हो गई लेकिन पैसा नहीं मिला, तो पैसा लेना बाकी है, इट्स कॉल्ड रिसीवेबल, इट्स कॉल्ड रिसीवेबल। सर रिसीव करना है, पे करना था तो पेएबल था, रिसीव करना होगा तो क्या होगा, रिसीवेबल होगा, सिंपल सिंपल बात। शराफत बेटा, येट्स रिसीवेबल एज अ एसेट और इट्स बिलोंग्स टू करंट एसेट्स, वो अभी बाद में बात करेंगे, एसेट वगैरह पता नहीं अभी क्या होता है, मुझे खुद को नहीं पता, अभी ट्रांजैक्शन पता है क्या होती है। सो आई होप ट्रांजैक्शन का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा कि ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं। बिजनेस जो भी काम कर रहा है, कोई लेन देन कर रहा है, उसको ट्रांजैक्शन बोलेंगे। कैश वाली में कैश होगा, अच्छा कैश बोलेंगे या बैंक बोलेंगे, एक ही बात है बेटा। और क्रेडिट के अंदर कैश नहीं होगा, लेकिन उसकी जगह या तो रिसीवेबल होगा या तो पेएबल होगा, ठीक हो गया। अच्छा, फिर हम आते हैं कि अकाउंटिंग किसके इर्द गिर्द घूमती है, तो हम देखें बेसिक अकाउंटिंग एलिमेंट्स, बेसिक अकाउंटिंग एलिमेंट्स। मिसाल के तौर के ऊपर इंग्लिश है, इंग्लिश पढ़ लें भाई आप लोग, हैं भाई, मुझे बताएं इंग्लिश जो है वो किसके अराउंड घूमती है, इंग्लिश जो है वो किसके अराउंड घूमती है, पूरा इंग्लिश का स्ट्रक्चर किसके ऊपर बेस करता है, बिल्कुल एक छोटी सी चीज के ऊपर। एक ने बोला टेंसेस, एक ने बोला ग्रामर, एक ने बोला अल्फाबेट, तीनों अलग अलग आंसर। ये तो हाल है हमारी आवाम का, एक का है ही नहीं भाई। अल्फाबेट्स के ऊपर बेस करती है ना, इंग्लिश के अल्फाबेट्स होंगे तो इंग्लिश है ना, अब अगर इंग्लिश के अल्फाबेट्स ही नहीं होंगे तो इंग्लिश है नहीं है। सो बेसिक क्या चीज़ है, अल्फाबेट्स। पूरी इंग्लिश, ग्रामर हो, टेंसेज हो, कंडीशनल सेंटेंसेज हो, कोई स्ट्रक्चर बनाना हो, ऐसे लिखना हो, प्रेसी लिखना हो, कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करनी हो, सारी चीज़ें किसके ऊपर बेस करती हैं प्यारे बच्चों, इंग्लिश के अल्फाबेट्स के ऊपर। सो अकाउंटिंग की जो पूरी दुनिया है, अकाउंटिंग की जो पूरी दुनिया है वो 5 चीज़ों के अराउंड सर्कुलेट करती है। किसके अराउंड, 5 चीज़ों के अराउंड सर्कुलेट करती है अकाउंटिंग की दुनिया।
फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पे हम बोलते हैं एसेट, ASSET एसेट। सेकंड पे हम बोलते हैं अपने पास लाइबिलिटी। थर्ड पे हम अपने पास बोलते हैं ओनर्स इक्विटी, या इसको हम कैपिटल भी बोलते हैं। फोर्थ के ऊपर हमारे पास आता है एक्सपेंसेस, और फिफ्थ के ऊपर हमारे पास आता है रेवेन्यू। सो दीज आर द बेसिक 5 एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसके इर्द गिर्द पूरे अकाउंटिंग घूमती है। ये 5 चीजें हैं, जिसको आ गई उसको अकाउंटिंग आ गई, जिसको नहीं आई उसको अकाउंटिंग नहीं आई, बस बात खत्म हो गई। इंग्लिश उसको आ गई जिसको अल्फाबेट आते हैं, जिसको अल्फाबेट ही नहीं पता उसको इंग्लिश का कक नहीं पता। ऐसा है या नहीं है? प्यारे बच्चों, क्या यहां तक मेरी बात समझ में आती है आप लोगों को? जल्दी से बताओ। चलें तो थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। अब देखने जा रहे हैं हम एसिड। व्हाट इज एसिड? प्लीज बेटा प्लीज फोकस। सो मैं लिखता हूं एसिड क्या होते हैं। मैंने लिखा एनीथिंग can be treated as a asset। Anything can be treated as asset। हम किसी भी चीज को एसिड बोल सकते हैं। किसको? किसी भी चीज को एसिड बोल सकते हैं। आगे सेंटेंस कंप्लीट करता हूं, which provides सबसे नंबर 1 future economic benefit, number 2 have a definite useful life, and third point, it can be controllable or owned by the entity। ये एक छोटी सी एसिड की डेफिनेशन है। आओ इसके ऊपर बातचीत करते हैं। मैंने लिखा हर वो चीज़ एसिड है। बेटा कॉपी करने से ध्यान हटा लें, बातों पे ध्यान दें, सिर्फ छोड़ दें कॉपी करने को। कॉपी किया हुआ मटेरियल बहुत है मार्केट में, बहुत अवेलेबल है, सिर्फ बातों की वैल्यू है। आपने जो पैसे दिए हैं वो कॉपी करने के नहीं दिए, सिर्फ टीचर्स के वर्ड्स के दिए। तो वर्ड्स के ऊपर फोकस करें। तो क्या लिखा हुआ कि हर वो चीज़ एसिड है जिसके अंदर ये 3 कंडीशन पाई जाए। पहली कंडीशन, दैट प्रोवाइड्स फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, जो आपको फ्यूचर में क्या दे? बेनिफिट दे। ओके। साथ ही साथ उसकी एक डेफिनेट यूजफुल लाइफ भी हो। ओके। और उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं या ओन करते हो, या तो मेरे पास मालिक हूं मैं उस चीज़ का, या तो मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में ये एसी का रिमोट है। क्या एसी मेरा एसिड है या नहीं है? बात ये होती है, क्या एसी एसिड है? सोचो, क्या एसिड हमें बेनिफिट देगा? हाँ सर देगा। गर्मी लगेगी, एसी चलाएंगे, ठंडक हो जाएगी, है भाई, बेनिफिट देगा। क्या एसी की यूजफुल लाइफ है? हाँ सर बिल्कुल है। ऐसा थोड़ी कि आज करिए अब क़यामत तक यही चलता रहेगा। हाँ सर बिल्कुल है, साल 2 साल 5 साल 10 साल है। क्या एसी कंट्रोलेबल है या नहीं है? यस सर, एसी इज कंट्रोलेबल। सो एसी क्या हो जाएगा मेरे लिए प्यारे बच्चों? एसी इज माय एसेट। अकाउंटिंग की जबान में एसी को क्या बोलूंगा? एसिड बोलूंगा। है? आपका एसिड है, बिजनेस का एसिड है। बिजनेस के हवाले से बात कर रहा हूं मैं, अपना आपका नहीं बात कर रहा। सर आप भी एसएसटी के एसिड हैं। अब देखो,
however lead is not definite. lead क्या, LIDE। भाई मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है, मैं अकाउंटिंग का टीचर हूँ, मैं अंग्रेजी का टीचर नहीं हूँ। फिक्स एसेट है आप, अबे भाई मैं मूवेबल हूँ। एनीवे आप देखते हैं बेटा, बात करते हैं। अभी बहुत सारी चीजें डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले हमने क्या लिखा एग्जाम्पल के अंदर, अभी बहुत सारी एग्जाम्पल लिखवाता हूँ। एग्जाम्पल के अंदर क्या लिखा हमने, AC। सेकेंड एग्जाम्पल बात करते हैं, इज लैपटॉप इज अ एसेट और नॉट। हमारे पास घर में लैपटॉप है या सिस्टम है, क्या एसेट है या नहीं है? सोचो तीनों कंडीशन मीट होती है। हाँ सर एसेट की यूजफुल लाइफ है। हाँ सर क्या एसेट हमें बेनिफिट देता है? हाँ सर बिल्कुल देता है। क्या एसेट को हम, लैपटॉप को हम कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं। तो एसेट मेरा, लैपटॉप मेरा क्या है? एसेट है, ठीक है ना। तीसरा फर्नीचर, क्या फर्नीचर मेरा एसेट है या नहीं है भाई? है, बिल्कुल है। क्यों सर? फर्नीचर की एक यूजफुल लाइफ भी है, बेनिफिट भी देता है। जिस टेबल के ऊपर हम बैठे हुए हैं, टेबल के ऊपर काम कर रहे हैं, रख के बेनिफिट मिल रहा है, यूजफुल लाइफ भी इसकी, और इसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, तो टेबल भी हमारा क्या हो जाएगा? एसेट हो जाएगा। फोर्थ पे आओ, क्या फैन एंड लाइट्स एसेट है या नहीं है भाई? हाँ सर बिल्कुल है। गर्मी चलेगी फैन हवा देगा, लाइट अंधेरा होगा तो लाइट रोशनी देगी, यूजफुल लाइफ भी है, कंट्रोलेबल भी है, तो ये भी मेरे क्या हो जाएंगे? एसेट्स हो जाएंगे। क्या बिल्डिंग, सर आपके ये पेन भी एसिड है सर? हाँ बिल्कुल सर जीना, बिल्कुल सर जीना, ये पेन मेरा एसिड है। क्यों? इसकी यूजफुल लाइफ भी है, ये मुझे बेनिफिट भी दे रहा है, और मैं इसको कंट्रोल भी कर सकता हूँ। सो बिल्डिंग क्या है भाई? बिल्डिंग एसिड है या नहीं है? हाँ सर बिल्डिंग भी आपका एसिड है। क्यों? इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और बिल्डिंग एक यूजफुल लाइफ भी है, और मैं इसको क्या कर सकता हूँ? मुझे बेनिफिट भी देगा भाई। ये बताओ क्या लिखा? इन्वेंट्री और स्टॉक। क्या इन्वेंट्री मेरा एसेट है या नहीं है? इन्वेंट्री किसको बोलते हैं? सबसे पहले तो ये बताओ, कितने बच्चे ऐसे हाथ खड़ा करो जो मेरे जैसे हैं, जिनको इन्वेंट्री नहीं आता। इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब है अली हैदर नॉर्मल जबानों के अंदर जो मुझे बेनिफिट दे। बेनिफिट का मतलब है जिसके खरीदने से मुझे फायदा हो, ठीक है ना। एक वो चीज होती है जिसको खरीदने से मुझे फायदा कुछ नहीं है, तो पैसे जाए हैं, वो तो बर्बाद हो गए पैसे। एक वो चीज जो खरीदने से पैसे मुझे मजे आए। तो इन्वेंट्री की बहुत सारी डेफिनेशंस लोगों ने दे दी हैं। एक छोटी सी डेफिनेशन मैं भी देना चाहता हूं। इन्वेंट्री वो आइटम होता है जिसके अंदर बिजनेस डील करे, जिसके अंदर बिजनेस क्या करे? डील करे। और इसका मतलब एक और नॉर्मल आसान अल्फाज, जो बिजनेस का ऑर्डिनरी कोर्स हो, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का आपका बिजनेस का काम क्या है? क्या करते हो? क्या बेचते हो? है भाई कपड़े बेचते हो, तो कपड़ा आपके लिए क्या है? इन्वेंट्री है। फिर क्या AC पंखे लाइटें टेबल्स ये भी इन्वेंट्री है? नहीं सर ये इन्वेंट्री नहीं है, हम इसका काम नहीं करते। अच्छा भाई किसी के शोरूम है फर्नीचर का, तो वहां टेबल फर्नीचर जितना भी है वो सब उसके लिए क्या कहलाएगी? इन्वेंट्री कहलाएगी। अच्छा भाई मेरा आउटलेट है, वहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बेचता हूँ, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम है मेरा, वॉशिंग मशीन टीवी वगैरह फर्नीचर ये सब चीज़ें बेचता हूँ, AC वगैरह सब मोबाइल वगैरह, तो ये सारी चीज़ें मैं लेके आऊँगी इन्वेंट्री। भाई आप धंधा किसका करते हैं? कारोबार बिजनेस किसका करते हैं? जिस चीज़ का बिजनेस करेंगे वो चीज़ आपके लिए इन्वेंट्री कहलाएगा। ये बात समझ में आती है? अच्छा सर एक चीज़ और, बिजनेस से याद आया, बिजनेस दो तरीके के होते हैं। एक होता है जो कि सर्विस प्रोवाइड करते हैं, एक होता है जो कि मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। सर फिर इस इंस्टीट्यूट की कोई इन्वेंट्री नहीं है? अलीजा उसी के ऊपर आ रहे हैं, बिजनेस दो तरीके के होते हैं। एक वो बिजनेस होता है जो कि मैन्युफैक्चर करता है, कोई चीज बनाता है बेचता है। गुल अहमद, बाटा,
KFC, ये सब क्या है? पेप्सी, कोला नेक्स्ट, ये सब क्या है? सर्विस बिजनेस है या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है? हाँ भाई, पेप्सी हो गया, बाटा हो गया, KFC हो गया, ये सब कौन सी इंडस्ट्रीज हैं? तो मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं आप, जैसे गूगल अहमद है, क्या है? मैन्युफैक्चरिंग है भाई, हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ठीक है ना? अच्छा सर, टीचिंग इंडस्ट्री, आपका इंस्टीट्यूट है? हम तो कुछ नहीं बेचते भाई, हम तो कुछ नहीं मैन्युफैक्चर करते। अच्छा अली हैदर, वो जो KFC आ गया ना, वो दोनों चीज़ों में आ गया, वो दोनों चीज़ों में आ गया, वो सर्विस इंडस्ट्री में भी आ गया, मैन्युफैक्चरिंग में भी आ गया, क्योंकि मैन्युफैक्चर भी कर रहा है, साथ में वो कस्टमर डीलिंग भी कर रहा है। इन अकाउंटिंग इन्वेंट्री इज एसेट एंड इन सप्लाई चेन इन्वेंट्री इज लायबिलिटी। हज़ारों लोग अभी बात करते हैं, क्योंकि ठीक है मैं बिल्कुल बेसिक लेवल में बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं ऊपर लेवल की बात करूँगा तो हो सकता है जितने भी लोग ऑनलाइन है किसी की समझ में नहीं आए। तो मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, अलीज़ा इंस्टीट्यूट आपका सर्विस प्रोवाइड करता है, कोई चीज़ बेचता नहीं है, ठीक हो गया? तो बिजनेस दो तरीके के होते हैं, सर्विस बिजनेस भी होता है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी होते हैं, ठीक हो गया? अभी आ रही मेरी बात समझ में? अच्छा जी, थोड़ा सा आगे मूव करते हैं क्लास, और हम देख लेते हैं एसेट्स की डेफिनेशन। एक और मैं लिखता हूं जो कि आपको अक्सर नजर आएगा, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी। अब जब मैंने CA की क्लास के अंदर प्लांट एंड मशीनरी लिखा तो बच्चा पता है क्या कह रहा है? बच्चा पता नहीं क्या बोला, कह रहा सर वो सब तो ठीक है, ये बिजनेस में पौधों का क्या काम है? मैंने कहा पौधे किधर लिखे हैं मैंने? कह रहा ये आपने लिखा है अभी अभी प्लांट, बिजनेस में पौधे को क्या काम है? अरे मैंने कहा भाई अल्लाह माफ करे, पौधे नहीं है ये वो प्लांट एंड मशीनरी है जो कि इंडस्ट्री में लगा हुआ होता है, जिसके थ्रू मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है। गुल अहमद के अंदर कपड़ा बन रहा है, तो कपड़ा जिस प्रोसेस से, जिस मशीनों से बन रहा है, उस मशीन को बोलेंगे हमारे पास क्या? प्लांट एंड मशीनरी। सेटअप को प्लांट बोलते हैं भाई। गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग है, एक जगह इंजन बन रहा है, इंजन बनाने वाले मशीन है, एक जगह दरवाजे बनाने वाली मशीन है, एसी का प्लांट लगा है जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है जिसमें मशीनरीज होती हैं, वो सब कहलाता है प्लांट एंड मशीनरी। आ रही बात समझ में? किसको? वो अलग चीज है, वो ऑर्डिनरी कोर्स नहीं होगा बिजनेस का। डिपेंड करता है कि जो सेल्स हम जिसको बोलते हैं, सेल्स उस चीज को हम लोग बोलते हैं जो कि होती है बिजनेस का ऑर्डिनरी कोर्स। मिसाल के तौर के ऊपर मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, पढ़ाने के साथ साथ मैंने 5 चेयर्स भी बेच दी, सो 5 चेयर्स बेचना इज नॉट माई सेल्स, ये सेल्स नहीं है मेरी, ठीक है ना? तो ये सेल्स में उसमें फर्क है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको प्लांट एंड मशीनरी का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अच्छा एक और चीज, इज सॉफ्टवेयर इज माई एसेट और नॉट? हाँ खरीदा वो सॉफ्टवेयर, खरीदा वो सॉफ्टवेयर है भाई। बिल्कुल, सॉफ्टवेयर मेरा एसेट है। क्यों सर? इसके यूजफुल लाइफ है, क्या ही मुझे बेनिफिट देगा? हाँ सर, फीस के जितने मामला होंगे वो सॉफ्टवेयर खुद ब खुद डील करता रहेगा। क्या सॉफ्टवेयर की एक यूजफुल लाइफ होगी? हाँ सर, 1 साल की मिनिमम लाइफ होती है, 1 साल के बाद आप क्या करेंगे? इसको रिवाइज करवाएंगे, प्रीमियम भरेंगे, फीस पे करेंगे। क्या सॉफ्टवेयर फुल कंट्रोलेबल है? देखो फुल कंट्रोलेबल का जिक्र नहीं है हैदर। मैं जब सॉफ्टवेयर लेता हूं, मैं विंडोज लेता हूं, तो विंडोज जब मैंने अपने लैपटॉप में ले ली, पायरेटेड नहीं, परचेज हुई, तो उनका एक्सेस मेरे पास है, मैं विंडोज में जो चाहे कर सकता हूं। हाँ, मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता, मॉडिफिकेशन इज समथिंग एल्स, लेकिन कंट्रोलेबल है। मैं अपने हिसाब से फोल्डर्स, अपने हिसाब से ड्राइव्स, अपने हिसाब से चीजें कर सकता हूं उसके अंदर, ठीक है? तो सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो माई कौन सा एसेट? वो इज माई एसेट, ठीक है ना?
हाँ भाई, ट्रेडमार्क्स एंड पेटेंट्स, आइडिया क्या है? ट्रेडमार्क्स और पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स क्या होते हैं? ट्रेडमार्क्स क्या होते हैं भाई? मिसाल के तौर पे एसटीडी का लोगो है, हमारे नाम पे रजिस्टर हुआ हुआ, कोई दूसरा बंदा एसटीडी का लोगो ये यूज नहीं कर सकता, ठीक है ना? तो ये क्या है हमारे पास? ये भी एक टाइप ऑफ एसेट है, ठीक है। और मोस्ट कॉमन कैश एंड बैंक। तो कैश एंड बैंक क्या है सर? कैश, जो हमारे हाथ में पैसा है, ये भी क्या है? हमारे पास एसेट है, और इसको भी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, फ्यूचर बेनिफिट भी देगा, और क्या कर सकता है, इसकी एक यूजफुल लाइफ भी है हमारे पास। सो एसेट, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा कि एसेट किसको बोलते हैं। अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो मैं थोड़ा सा आगे मूव करता हूँ। गुडविल इज ऑल्सो नोन एज एसेट बेटा सलमान। कैन वी प्रोसीड स्टूडेंट्स? ओके, अब सर बात करते हैं नेचर ऑफ एसेट की। एसेट का नेचर क्या है? एसेट नेचर वाइज और बिहेवियर वाइज, बिहेवियर ऑफ एसेट, दो अलग अलग चीजें हैं। एसेट का नेचर होना अलग बात है, एसेट का बिहेवियर होना अलग बात है। सर जी, सॉफ्टवेयर के हम मंथली या एनुअली पेमेंट करते हैं, वो तो भी एसेट है या सर्विस जस्ट लाइक नेटफ्लिक्स? देखो, नेटफ्लिक्स में आपको क्या है, एक मिनिमम एक्सेस है, आपने एक सब्सक्रिप्शन ली हुई है, ठीक है ना? लेकिन एक वो सॉफ्टवेयर है, जैसे मिसाल के तौर पे आप पोर्टल यूज कर रहे हो एसटीटी का, तो वो पोर्टल के आपने क्या ली हुई है भाई? आपने कोर्स पे किया हुआ है, लेकिन इस पोर्टल का एक्सेस तो हमारे पास है ना, तो वो हम अपने हिसाब से सोचेंगे, बिजनेस पर्सपेक्टिव के हिसाब से सोचेंगे। क्या हम लेक्चर अपलोड डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, चीज़ों को उसमें चेंजेस कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं। हमारे लिए एसेट है, आप लोगों के लिए थोड़ी है। अच्छा जी, सो हम बात कर रहे थे एसेट बाय नेचर, एसेट बाय बिहेवियर। कभी सुनी है आज तक ये टर्म्स, एसेट बाय बिहेवियर, एसेट बाय नेचर? अगर नहीं भी सुनी होंगी तो अभी देख लेंगे। देखो, एसेट बाय बिहेवियर के अंदर दो चीजें होती हैं। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फिक्स एसेट, और एक जिसको हम लोग बोलते हैं करंट एसेट। फिक्स एसेट बोले या नॉन करंट एसेट बोले, एक ही बात है। सर व्हाट इज मीन बाय फिक्स एसेट? फिक्स एसेट मेरे प्यारे बच्चों वो होते हैं जिनकी यूजफुल लाइफ इज एट लीस्ट 1 ईयर। जिनकी यूजफुल लाइफ कम से कम क्या हो, 1 साल की हो, तो वो मेरे लिए क्या कहलाते हैं? फिक्स एसेट कहलाते हैं, या नॉन करंट एसेट्स कहलाते हैं। कम से कम 1 साल हो, और 1 से ज्यादा जितने भी हो। और सर करंट एसेट्स क्या होते हैं? जिनकी यूजफुल लाइफ क्या हो, 1 साल से क्या हो बेटा, कम हो, तो उनको क्या कहते हैं हम लोग अपने पास? करंट एसेट्स कहते हैं। क्या ये बात समझ में आती है आप सबके? फिक्स एसेट क्या है? जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा है। करंट एसेट्स क्या है? जिनकी लाइफ 1 साल से कम है। सर फिर बिहेवियर के अंदर क्या आएगा? सर बिहेवियर के अंदर आता है, हाँ भाई बोलो, बिहेवियर के अंदर क्या आएगा प्यारे बच्चों? जिन्होंने पढ़ा वो कंट्रीब्यूट करो। बिहेवियर का मतलब ये है, क्या मैं उस एसेट की फिजिकल एग्जिस्टेंस है या नहीं है? इज इट टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट?
टेंजिबल एसेट का मतलब है वो एसेट जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, हाथ लगाने से पता चले कि हाँ यार ये टेबल है, ये सिस्टम है, ये पानी का गिलास है, ये लैपटॉप है, ये एलसीडी है, ये लाइट्स है, ये कैमरा है, ये सब क्या है? टेंजिबल एसेट्स हैं। सर क्या फिक्स एसेट टेंजिबल एसेट्स हो सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल हो सकते हैं, एक साथ हो सकते हैं ना भाई। फिक्स एसेट क्या है? जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग क्या है? फिक्स एसेट तो है लेकिन साथ में टेंजिबल भी है। लैपटॉप क्या है? फिक्स एसेट तो है लेकिन साथ में क्या है? टेंजिबल भी है। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या है? सर सॉफ्टवेयर हमने परचेज किया था 5 साल के लिए, तो सॉफ्टवेयर नॉन करंट एसेट तो है लेकिन साथ में क्या है? इनटेंजिबल एसेट है, हम हाथ लगा के सॉफ्टवेयर महसूस नहीं कर सकते। ये भी क्या है? ये भी सब इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं। गुडविल हो गई, ट्रेडमार्क्स हो गया, पेटेंट्स हो गया, ये सब क्या है? ये भी सब इनटेंजिबल एसेट्स हैं आपके पास, ठीक है ना। तो हमने जो एग्जांपल्स लिखी ऊपर, आओ बात करते हैं इनके बिहेवियर और इनके नेचर के ऊपर। एसी टेंजिबल एसेट है, टेंजिबल एसेट। और इज इट करंट एसेट और फिक्स एसेट? शर्जीना, प्रीपेड एक्सपेंसेस आर बिल्कुल एसेट है, तो टेंजिबल एसेट्स तो है लेकिन ये साथ साथ क्या है? फिक्स एसेट। सर लैपटॉप, लैपटॉप टेंजिबल एसेट है और फिक्स एसेट भी है। फर्नीचर टेंजिबल एसेट भी है और क्या है? फिक्स एसेट है। फैन एंड लाइट्स, हाँ भाई फैन एंड लाइट्स, क्या ये फिक्स है या फिक्स नहीं है? करंट एसेट है। दोनों में से क्या है? देखो एक बात याद रखना, ये फैन हो गए, लाइट्स हो गई या ये एलसीडीज वगैरह हो गई, ये होती हैं आर्ट्स बेस्ड, आर्ट्स बेस्ड होती हैं। आर्ट्स का मतलब क्या है? घंटों पे बेस करती है कि भाई हमने एक एलईडी लाइट लगाई, उस एलईडी लाइट की जो कैपेसिटी है वो है 2000 आवर्स, कि वो 2000 आवर्स चलेगी और वो फिर उसके बाद जो है वो फ्यूज हो जाएगी। अब अगर आपने 2000 घंटे एक साल में चला लिए तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा? करंट एसेट कहलाएगा। और अगर आपकी कंजम्पशन कम है, यूजेज कम है, तो हो सकता है वो 1.5 साल 1 साल से ऊपर भी निकल जाए। तो इट कैन बी बोथ, करंट एसेट भी हो सकती है, फिक्स एसेट भी हो सकती है, लेकिन इन जनरल सिनेरियो इट कैन बी ट्रीटेड एज अ करंट एसेट, ठीक है। फैंस एंड लाइट्स को हम एज अ करंट एसेट अज्यूम किएंगे, ठीक है, हो गया। बिल्डिंग, बिल्डिंग इज अ टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट? सर बिल्डिंग इज अ टेंजिबल एसेट। और अ फिक्स एसेट और अ करंट एसेट? सर बिल्डिंग इज अ फिक्स एसेट। इन्वेंट्री, बहुत सोच के जवाब देना, अक्सर बच्चा कंफ्यूज होता है। इन्वेंट्री टेंजिबल तो है, क्या फिक्स है या करंट है? बिल्कुल सही बताया लोगों ने, शाबाश, वेरी गुड। इट्स अ टेंजिबल एसेट एंड अ करंट एसेट। फिक्स वो डिपेंड है? गुल अहमद बेटा बोथ नहीं कह सकता, बोथ नहीं कह सकता, क्योंकि इन्वेंट्री जो है ना वो आजकल अब बेस्ड हो गई है ट्रेंड्स के ऊपर। आजकल के दौर के अंदर इन्वेंट्री जो है ना ट्रेंड्स के ऊपर हो गई है। सर्दियों में अलग डिज़ाइन होता है, गर्मियों के अलग डिज़ाइन होता है, सर्दियों का हिसाब किताब अलग होता है, गर्मी का हिसाब किताब अलग होता है, और फिर वो पैटर्न भी चेंज हो रहे हैं ना। जैसे हम कपड़ों की बात करें, सो वो टेक्सचर भी तो, प्रिंट भी तो चेंज हो रहा है, कभी नई कलेक्शन आ रही है, कभी दूसरी कलेक्शन आ रही है, ठीक है। सो इन्वेंट्री कैन बी ट्रीटेड एज अ करंट एसेट, बिल्कुल शर्जीना। और इन्वेंट्री होती ही इसी तरीके से है कि कभी भी इन्वेंट्री ऐसा नहीं होता कि बल्क में बना ले कंपनी। कंपनी बनाता ही उतना सामान है जिसको वो फ्रीक्वेंट सेल कर सके, कि फ्रीक्वेंट सेल कर दूंगा, 1 साल के अंदर अंदर दोबारा मैन्युफैक्चरिंग कर लूंगा, लेकिन पहले से मैन्युफैक्चर करके अपना फंड उसमें इन्वेस्ट करके अपने पैसे नहीं फंसाती कंपनी। जैसे मिसाल के तौर पर गुल अहमद की बात करते हैं, गुल अहमद नाम का बंदा है या ये कंपनी का नाम है? कंपनी का नाम तो खैर है, हो सकता है कंपनी वाले क्लास ले रहे हो। तो जिससे मिसाल के तौर पर गुल अहमद है, अब गुल अहमद की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है फॉर एग्जाम्पल, वो तो भाई 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है। उसकी कैपेसिटी कितनी है कि वो 1 साल में 1 लाख यूनिट एक सूट के बना सकता है, लेकिन कंपनी कभी भी नहीं बनाएगी, पता है? कंपनी बनाएगी 10,000 सूट,
क्यों? क्या कंपनी के पास रिसोर्सेज नहीं है? बिल्कुल रिसोर्सेज है। क्या कंपनी के पास फंड नहीं है? सर बिल्कुल फंड है। लेकिन कंपनी बेवकूफ थोड़ी, उसको पता है मार्केट में ट्रेंड चेंज हो जाता है। 2 महीने पहले कुछ ट्रेंड था, 2 महीने बाद कुछ ट्रेंड है, फिर 4 महीने बाद कुछ और होगा, फिर 6 महीने बाद कुछ और होगा। तो वो क्या करेंगे कि बजाय इसके कि सारा फंड इन्वेंट्री में लगा के और इन्वेंट्री बल्क में मैन्युफैक्चर कर लूँ, वो इन्वेंट्री को छोटे छोटे यूनिट से मैन्युफैक्चर करेंगे। यार इतना बिक जाए फिर दूसरा, इतना बिक जाए फिर दूसरा। फ्राइज वालों को देखा है? फ्राइज वालों को, फ्रेंच फ्राइज वालों को, फ्रेंच फ्राइज वाला क्या करता है? कोई बोलता है 100 की देना, कोई बोलता है 200 की देना, कोई बोलता है 150 की देना। वो उतनी फ्राइज लेता है और फ्रायर में बनाकर और देता है। चाहता तो वो जितना भी उसका 20 किलो आलू पड़ा सारा पका ले, लेकिन नहीं, उसको भी अकाउंटिंग का पता है ना। हाँ, ट्रेंड के हिसाब से बात हो रही है, सिचुएशन के हिसाब से बात, कंडीशनल है। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी सर टेंजिबल एसेट है, और करंट एसेट है, फिक्स एसेट है? जल्दी से बता बेटा। सर फिक्स एसेट है, ठीक है, क्योंकि 1 साल से बड़ी लाइफ है। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर है इनटेंजिबल, नॉन टेंजिबल नहीं होता, इनटेंजिबल होता है। सॉफ्टवेयर है इनटेंजिबल, इज इट करंट एसेट और फिक्स एसेट? अब मिसाल के तौर के ऊपर, मिसाल के तौर के ऊपर ये भी दोनों चीजें हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द कि सॉफ्टवेयर का नेचर क्या है। कंडीशनल है। अकाउंटेबल और नोट रिसीवेबल में डिफरेंस बता दो प्लीज। ये बता दूं शर्जीना, अकाउंट रिसीवेबल होता है जबानी कलामी बात। जबानी कलामी का मतलब क्या है? आप दुकान पे गए, आपने उधार सामान ले लिया, बोला दे दूंगा, महीने पे दे दूंगा, या अगले हफ्ते दे दूंगा, या घर से पैसे लेके आ रहा हूं, जबानी कलामी चल रहा है, कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है। जब रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो वो अकाउंट वो रिसीवेबल कहलाएगा। नोट रिसीवेबल का मतलब क्या? भाई उसको मेरी बात पर भरोसा नहीं, बोला लिख के दे बेटा, क्या सैलरी आएगी तो पैसे दूंगा। सर अगर वीट 13 मंथ्स रखें तो वो क्या कहेगी? फिक्स में आएगी, फिक्स में आएगी, क्योंकि 13 मंथ्स के अंदर शाहजेब बेटा आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोज हो चुका होगा, और जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोज हो चुका होगा तो आपने अपने शेयर होल्डर को इन्फॉर्मेशन देनी है कि भाई हाँ इतने का वीट तो हमारे पास पड़ा हुआ है जो पिछले साल यूज नहीं हुआ। आ रही है मेरी बात समझ में? तो आई होप शर्जीना आप लोगों को क्लियर होगी, शर्जीना आपको क्लियर हो गया होगा बेटा कि नोट रिसीवेबल और अकाउंट रिसीवेबल में क्या फर्क है। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। ट्रेड एंड पेटेंट्स सर इंटेंजिबल है। अच्छा, ये मैं करंट एसेट भी लिख रहा हूं और फिक्स एसेट भी लिख रहा हूं, ठीक है, दोनों डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। फेनोल लाइट भी दोनों है, तो मैंने फेनोल लाइट के ऊपर दोनों लिख लो। अच्छा, ट्रेडमार्क्स क्या है भाई? सर इंटेंजिबल एसेट नजर थोड़ी आता है, एंड इट्स अ करंट एसेट, और फिक्स एसेट बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है। सर कैश, सर कैश तो टेंजिबल एसेट है, तो कंपनी बंद हो गई, 8 महीने के अंदर कंपनी रन करी, लोगों को बनाया था, पैसा खर्च किया था, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास? ये कहलाएगा क्या? करंट एसेट। इट्स नॉट अ फिक्स एसेट। कैश की लाइफ करंट एसेट है। भाई मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, भाई अभी 10 मिनट में खर्च हो जाएंगे, अभी 10 मिनट में। ऐसा थोड़ी 10 लाख रुपए वो कोई 200 साल तक चलेंगे, या अगले साल खर्च होंगे, आज खर्च करना शुरू करूं तो। आ रही बात समझ में क्लास? फिक्स डिपॉजिट जो होते हैं बिल्कुल आएंगे। हाँ, नहीं एफडीज में तो ये होता है ना कि भाई आपने पैसा उठाया बैंक में जमा करा दिया। नहीं, तो कैश की एफडी कर दी तो वो कैश नहीं है, अब वो फिक्स डिपॉजिट है, वो कैश की शरत से बाहर हो गया। सर नोट रिसीवेबल भी करंट एसेट है सर जी ना, डिपेंड करता है कि नोट रिसीवेबल का जो मुआहदा है, ड्यूरेशन है, वो कितने पे, वही लेस देन 1 ईयर और ग्रेटर देन 1 ईयर। मैंने बोला था भाई 5 साल बाद पैसे दूंगा, लिख के दे दिए थे 5 साल बाद पैसे दूंगा। अमूमन जो रिसीवेबल्स होते हैं वो उनकी लाइफ जो है वो लेस देन 1 ईयर की होती है, तो दे कैन बी ट्रेडेड एज अ करंट एसेट।
मोस्टली जर्नली। हाँ जी। हम्म। बिल्कुल आएगा ऐसा, क्योंकि लाइफ बढ़ गई ना। लाइफ के ऊपर सारा झंझट क्या है, बेंचमार्क लाइफ है, क्या है, क्या लाइफ है। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद हम चलते हैं अपने पास सेकंड हेड की तरफ, जो हेड को मैं नाम देता है, हमने नाम दिया है ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी का मतलब है कैपिटल। ठीक है, सो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि इक्विटी मीन्स, इक्विटी इज द अमाउंट, इक्विटी इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल which is invested by the owner। इक्विटी उस कैपिटल के अमाउंट को बोलते हैं जो कि ओनर ने बिजनेस के अंदर क्या किया हो, इन्वेस्ट किया हो, उसको बोलेंगे हम ओनर्स इक्विटी। फॉर एग्जाम्पल ये एक बंदा है, बंदा नजर आ रहा है आप लोगों को, और ये ऐसे भाई शेड आदमी है ना, सच के अलग है उसके, देखा नहीं आपने, एक टांग ऐसी है और एक हाथ ऐसा है, उसने पोलियो की कमी है। अबे भाई ये स्टाइल है, शादी भी आजकल का स्टाइल है ये। ठीक है, तो भाई ये ओनर है और इसने एक बिजनेस बनाया है, और उस बिजनेस के अंदर जो इसने इन्वेस्टमेंट करी है, बिजनेस के अंदर जो उसने इन्वेस्टमेंट करी है, और ये क्या है, हंगमान बना दिया। हंगमान कौन है? अरे यार ये पता नहीं कौन कौन सी बातें करते। खैर, तो भाई ओनर ने बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करी, और बिजनेस के इन्वेस्टमेंट के अंदर वो कैश लेकर आया था, फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए का। उसने कैश घर से उठाया और बिजनेस में लेके आ गया 5 लाख रुपए का। ओके, उसके साथ साथ मोटर व्हीकल डाली थी, मोटर व्हीकल भी लेके आया था साथ के अंदर, और मोटर व्हीकल की कॉस्ट थी 50,000 रुपए। ओके, इसके साथ साथ वो घर से एक एसी भी लेके आया था, एसी की कॉस्ट थी 1.5 लाख रुपए। बताओ ओनर की इक्विटी कितनी है? ओनर्स की क्या है? इक्विटी कितनी है? सर जो जो चीज उसने इन्वेस्ट करी उसको सम कर लो, 5 लाख, 50,000 और 1.5 लाख, तो कितने हो गए? 7 लैक्स 56,500। अरे भाई ठीक है ना। तो कहने का मकसद क्या है कि ओनर की जो इक्विटी है इस केस के अंदर, आप बोलोगे ओनर का जो कैपिटल है वो कितना है? 700,000 का 0.7 मिलियन। आप लोग बड़े होने जा रहे हैं, 0.7 मिलियन। SRB के अंदर जब जॉब में जाओगे, इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला तुम सबको कामयाब करे, डिपेंड तुम्हारी मेहनत कितनी है। और वहां पे ना ये लाख में, 2 लाख में, 3 लाख में, 5 लाख में, 10 लाख में, इस जबान में बात नहीं होती, वहां बात होती है किसमें? मिलियंस के अंदर। सर जी ना अगर वो बोरो करके इन्वेस्ट करे तो वो भी इक्विटी होगी, उसको अभी सेपरेट ट्रीट देखेंगे, उसको सेपरेट ट्रीट करेंगे। ठीक है ना, अभी देख रहे हैं बहुत सारी चीजें एक साथ बताने में जाऊंगा ना तो फिर वो क्लैरिटी नहीं रहेगी, बहुत स्कैटर हो जाएगी क्लास। सो SRB के अंदर किसके ऊपर बात होती है? मिलियंस में। किसके ऊपर बात होती है? बिलियंस के ऊपर। ट्रिलियंस की तो बात होती ही नहीं है, बिलियंस और मिलियंस में ही खत्म हो जाते हैं। ठीक है ना। तो कहने का मकसद क्या है कि अगर 7 लाख रुपए है तो 7 लाख को आप कैसे लिखोगे? 0.7 मिलियन। आदत बना लें इसको लिखने की। ठीक है, अच्छा, तो हमने ये बोला कि भाई ओनर जितनी भी चीज़ इन्वेस्ट करेगा वो चीज़ बिजनेस का क्या कहलाएगी? कैपिटल कहलाएगी। तो सर ये साथ साथ एसेट भी तो है, हैं? ये साथ साथ एसेट नहीं है क्या? ये है भाई, बोलो। ये कैश, मोटर व्हीकल और एसी क्या ये एसेट नहीं है?
हाँ सर एसेट भी तो हैं ये। तो इसका मतलब इन बिजनेस, क्या हम कह सकते हैं इन बिजनेस के ओनर जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट करेगा वो चीज़ एसेट भी कहलाएगी और वो चीज़ कैपिटल भी कहलाएगी। इन बिजनेस ओनर जितनी भी चीज़ बिजनेस के अंदर डालेगा वो चीज़ एसेट भी कहलाएगी और वो चीज़ कैपिटल भी कहलाएगी। नहीं सर बिजनेस के लिए लायबिलिटी नहीं होगी, बिजनेस के लिए तो ये एसेट कहलाएगा। बिजनेस के लिए लायबिलिटी वो है जो दूसरे से उधार मांग के लिया हो, उमर जो लोन लेके आया वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि लोन बंदे को नहीं मिल रहा, लोन बिजनेस को मिल रहा है। बिजनेस ने बैंक से बोरो किया था तो वो फिर बिजनेस के लिए क्या हो जाएगी, लायबिलिटी ट्रीट हो जाएगी। और जो ओनर ने स्वयं खुद पैसे इन्वेस्ट करें अपने शुभ शुभ हाथों से तो वो क्या कहलाएंगे, एसेट कहलाएंगे। सो इन बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन, बिल्कुल हमजा, इन बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन इन बिजनेस, और लिख लो बेसिक, या बेसिक भी नहीं लिखो इसको, तो इसको लिखो प्री बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन। तो उसमें क्या होता है, एसेट और इक्विटी या कैपिटल बराबर होता है। क्या ये बात समझ में आती है नहीं आती? हमारा ऑब्जेक्टिव है इक्विटी के ऊपर आना, वो उस पर आना, अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर आना। शर्जीना बेटा दैट्स अ प्रॉपर अकाउंटिंग इक्वेशन, अभी इसीलिए हमने उसको नाम दिया प्री बेसिक। सही हो गया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या इतना क्लियर होता है बेटा कि ओनर जो भी चीज़ पैसा लगाएगा साथ साथ बिजनेस का कैपिटल भी बढ़ेगा, ओनर का कैपिटल भी बढ़ेगा, बिजनेस का एसेट भी बढ़ेगा। ऐसा है या नहीं है? अच्छा मिसाल के तौर के ऊपर ओनर ने फर्नीचर भी लेके आया घर से, फर्नीचर की कॉस्ट थी 2 लाख रुपए। अब क्या होगा, बिजनेस का एसेट भी बढ़ेगा और ओनर का कैपिटल भी बढ़ेगा। ऐसा है या नहीं है? तो ओनर डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट खुद कर रहा होगा तो बिजनेस का एसेट भी इंक्रीज होगा, बिजनेस का कैपिटल भी इंक्रीज होगा। और सर अगर ओनर कोई चीज घर ले जाएगा तो एसेट भी कम होगा और कैपिटल भी कम होगा। मिसाल के तौर के ऊपर ओनर 5 लाख में से 1 लाख रुपए घर ले गया, कैश बचा कितना, 4 लाख रुपए का। तो क्या इस केस के अंदर एसेट कम हो जाएंगे? हाँ सर कैश में एसेट कम हो जाएंगे 1 लाख रुपए से। और क्या ओनर का कैपिटल भी कम हो जाएगा? हाँ सर ओनर अपना हिस्सा घर लेके चला गया। क्या ये बात भेजे में बैठती है नहीं बैठती मेरे प्यारे बच्चों? सजा दो। ड्राइंग्स ही होगा बिल्कुल शर्जीना, जो ओनर्स विड्रॉ करता है बिजनेस से उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। ठीक है भाई। अच्छा सर एक और चीज था, अभी आप वो कह रहे थे कि बिजनेस लोन ले लेता है और बिजनेस ये लेता है। बोलो मिसाल के तौर के ऊपर इस बिजनेस ने बैंक से कुछ पैसे लिए, कुछ पैसे इसने बैंक से भी लिए, तो बैंक से फंडिंग ली। सर एक्चुअल और कैश में फ़र्क समझा दें। ओके अली हैदर प्यारा बच्चा, अभी समझाया था बेटा। अभी पहले ये देखो, ताकि अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर आ जाएंगे ना तो आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो पहला टॉपिक है अकाउंटिंग का वो अकाउंटिंग इक्वेशन है। अकाउंटिंग इक्वेशन से पेपर में एमसीक्यूज आने हैं और मेरी एक्सपेक्टेशन के लिहाज से कोई 1 या 2 एमसीक्यू वहां से बनेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन से। नहीं कैपिटल में क्यों आएगा? कैपिटल में क्यों आएगा? कैपिटल का वो होता है जो बिजनेस जो ओनर अपने घर से लेके आ रहा है, अपनी जेब से दे रहा है। कैपिटल वो है जो आपकी अपनी मिल्कियत थी, जो आपने बैंक से लोन लिया है, जो आपने बैंक से लोन लिया है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? लायबिलिटी। क्या बोलते हैं जी? नहीं क्यों? लोन पेबल आएगा ना, लोन पेबल आएगा ना, लायबिलिटी अपने हेड से आएगी। सर लेक्चर कंटिन्यू करें, 4 घंटे हैं, 4 घंटे। सर 200 में से हाउ मच स्कोर वी नीड टू पास?
आगा सुल्तान, आई होप कि अराउंड कोई 50% का क्राइटेरिया होगा, बट इट विल बी कंफर्म्ड बाय द सर तारिक, ठीक है ना। आप फ्री हो क्या? नहीं, मैं बिल्कुल फ्री नहीं हूँ। भाई कैसे सवाल कर रहे हो तुम लोग मुझसे, आप फ्री हो क्या? अबे भाई पढ़ाने तो दो। खैर, तो बेटा हम क्या है कि कुछ पैसा हमने बैंक से बोरो किया, तो अगर कोई चीज बैंक से हम बोरो करेंगे, दिस नोन एज लायबिलिटी। सो लेट्स से हमने बैंक से 2 लाख रुपए बोरो करे, सो क्या अब मेरे पास कैश बढ़कर 6 लाख रुपए हो जाएगा? क्या कैश बढ़ के 6 लाख रुपए हो जाएगा? हाँ सर, 4 लाख रुपए तो आपका खुद का लगाया हुआ था, 2 लाख रुपए बैंक ने दे दिया आपको। अच्छा, क्या बैंक को आपने वापस करने नहीं करने ये पैसे? हाँ सर वापस करने, मतलब बैंक के आपके लिए क्या है, ये पेबल है, लोन पेबल जिसको हम लोग बोलते हैं। सो अब जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है, एक्चुअल जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है मेरे प्यारे बच्चों, वो हो जाएगी कि एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल या ओनर्स इक्विटी। ये हो गई हमारी एक प्रॉपर अकाउंटिंग इक्वेशन। लोन लेकर बिजनेस में इन्वेस्ट करें तो लोन लायबिलिटी है, बट बिजनेस कैपिटल भी होगा, कैपिटल। हमजा बेटा देखो, लोन किसको मिला है पहले तो ये बात है। हम अकाउंटिंग किसी करते हैं, देखो सबसे पहले तो ये फराज बता रहा हूं, हम अकाउंटिंग किसी करते हैं, ओनर की या बिजनेस की? पहले तो हमजा ये बताओ, अकाउंटिंग किसकी हो रही है, ओनर की इटसेल्फ की या बिजनेस की है? कैपिटल इज कंसिडर्ड टू बी, सर कैपिटल इज कंसिडर्ड टू बी अ लायबिलिटी। अरे भाई क्या हो गया? हमजा मेरा प्यारा बच्चा, आबिद कनेक्ट करता हूं आपको भी। हम अकाउंटिंग किसी कर रहे हैं, बिजनेस की। अब देखो सिनेरियो ये था कि ये दुकान थी, ये ओनर था और ये बैंक था, ठीक हो गया। ओनर जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो कहलाएगा कैपिटल, जो बिजनेस ने बैंक को लोन दिया है वो कहलाएगी लायबिलिटी, कर्जा, उधार, बोझ, लायबिलिटी, बोरो किया बैंक से। अच्छा सर, व्हाट इफ ओनर बैंक से बोरो करे, ओनर बैंक से क्या करे, बोरो करे, और वो बोरो करने के बाद ओनर जो है वो बिजनेस में पैसा ले आए, ओनर लेके आए, तो वो बिजनेस के लिए क्या है भाई? बिजनेस के लिए कैपिटल है। क्यों? क्योंकि वो जो लोन दिया है वो ओनर को दिया है। ओनर की तो मैं अकाउंटिंग करता ही नहीं हूं ना, ओनर के अपने पर्सनल मैटर था वो, तो कि ओनर अपनी पर्सनल लाइफ में क्या कर रहा है। अगर बिजनेस डायरेक्ट बैंक से लोन लेगा तो वो बिजनेस के लिए क्या कहलाएगी, लायबिलिटी कहलाएगी, क्योंकि बिजनेस ले रहा है, बिजनेस के नाम पर आ रहा है लोन, बिजनेस के अकाउंट में लोन आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर ओनर लोन ले रहा है और फिर वो दूसरे हाथ से जमा करा रहा है, तो जो पहले हाथ से उसने लोन लिया है वो उसका अपना पर्सनल मैटर हो गया, ठीक है ना। तो पर्सनल मैटर तो हम डिस्कस करते ही नहीं ना अकाउंटिंग के अंदर, हम तो ओनर की अकाउंटिंग करते नहीं, हम तो बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं। ओनर ने अपने हाथ से पैसा लगाया तो वो कैपिटल है, पर्सनल लाइफ में वो कुछ भी करता रहे। यार बहुत सारे टाइम पे ये नहीं होता, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उधार ले लेते हैं लोगों से, दोस्तों से उधार ले लिया और बिजनेस में पैसा लगा दिया। तो बिजनेस के लिए क्या है, बिजनेस के लिए तो वो कैपिटल है। सर ओनर ने तो खुद से लिया था ना, उधार लिया था, भाई ओनर की अकाउंटिंग में कर ही नहीं रहा, तो ओनर का मैं उधार क्यों देखूं? मैं तो ये देख रहा हूं कि ओनर ने खुद जमा कराया तो वो क्या कहलाएगा, कैपिटल कहलाएगा, ठीक है। हम जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं वो ट्रीटमेंट करते हैं बिजनेस की, नॉट फॉर द ओनर। ओनर से हमारा कोई वास्ता नहीं, हम जो अकाउंटिंग करते हैं बिजनेस ही करते हैं। क्या ये मेरी बात समझ में आती है प्यारे बच्चों? इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या लायबिलिटी के बारे में बात करूं या लायबिलिटी इट्स इट ओके इट्स फाइन? हाँ सर का मतलब क्या, फाइन पे हाँ सर है या डिस्कशन पे हाँ सर है? जल्दी से प्लीज।
लाइबिलिटी इज लॉस मेकिंग एसेट। आगा सुल्तान बेटा क्या कौन सी बातें कर रहे हैं? वी आर फाइन, बट जिनको नहीं आ रहा हो उनको क्लियर करवा दें। बिल्कुल शाजिद बेटा, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉपरेशन। बस मुझे 2 मिनट दें ताकि हम लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी ले लें, और जिनके पास है वो अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथन कर लें। जैसे एसिड के ऊपर बहुत सारी डिस्कशन हमने की, तो जिनको कुछ डाउट्स होंगे वो अल्लाह का शुक्र है क्लियर हो गए होंगे। लाइबिलिटी के ऊपर बात करते हैं और फिर हम अकाउंटिंग इक्वेशन कुछ कैलकुलेशन पे देखते हैं। सो लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी के बारे में क्या है, लिखा है कि इट इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, इट इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ एंटिटी। एंटिटी बोलो या बिजनेस बोलो एक ही बात है। एंटिटी टू ट्रांसफर इकोनॉमिक resources as a result of past event। तो ये तो आ गई फुल इंग्लिश। फुल इंग्लिश का मतलब क्या है? फुल अंग्रेजी। और उसमें डेफिनेशन में क्या है कि लाइबिलिटी एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, लाइबिलिटी एक बोझ है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है? लाइबिलिटी आपके ऊपर क्या है बेटा? एक बोझ, एक बर्डन है कि आपको कुछ इकोनॉमिक रिसोर्सेज ट्रांसफर करने हैं, और वो बर्डन भी किसका है? पास्ट का। भाई मैंने पैसे लिए, लोन लिया था पास्ट में, मैंने लोन लिया था किसमें? पास्ट में, 2020 में लोन लिया था। आज मैंने लोन देना है, तो आज लोन देना तो मेरे लिए क्या है? वो लाइबिलिटी है। क्यों सर? जो आपने पैसे लिए थे वो तो पास्ट में लिए थे, एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट जो हुआ था पास्ट में हुआ था, आज भुगत रहा हूं। तो जो आज भुगत रहा हूं दैट इज कॉल्ड लाइबिलिटी। अमाउंट, फराज इसको पूरा करेंगे। लाइबिलिटी इज द अमाउंट ऑफ बोरोड बाय द बिजनेस और नॉट बोरोड बाय द बिजनेस। किसी को देने भी है तो वो भी लाइबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल आपने बिजनेस से लोन लिया, बोलो लिया, हाँ सर लिया। लोन देना है नहीं देना है? हाँ सर देना है, तो दैट इज नोन एज लोन पेएबल। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करता हूं, अभी बच्चों को नहीं पता, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। सर लायबिलिटी एक्सपेंस भी हो सकता है? नो बेटा, नो 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 नो, एक्सपेंस इज समथिंग एल्स। अभी बात नहीं करेंगे एक्सपेंस के ऊपर, ठीक है? सारी चीजें अभी एक साथ नहीं कर सकते ना। लायबिलिटी कर्ज है आपके ऊपर। सो लोन ले लिया था, लोन पेएबल था। अच्छा, मिसाल के तौर के ऊपर हमने, हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया था, पैसे ना होने की वजह से बिल नहीं भरा था, तो वो हो जाएगा यूटिलिटी बिल पेएबल। सर एक होता है अकाउंट्स पेएबल। इन दोनों में क्या फर्क है? लोन पेएबल या यूटिलिटी पेएबल या अकाउंट्स पेएबल? देखो, मिसाल के तौर के ऊपर ये हमारा बिजनेस था, और बिजनेस में मैं क्या करता हूं? बॉटल्स लेता हूं, बॉटल्स की प्लास्टिक लेता हूं और प्लास्टिक से बॉटल बनाता हूं और फिर उसको बेचता हूं। सो मेरा एक सप्लायर था, उस सप्लायर से मैंने क्या खरीदा? सामान खरीदा, तो मेरे लिए वो क्या हो जाएगी? इन्वेंट्री हो जाएगी। सप्लायर से मैंने क्या खरीदा? इन्वेंट्री हो जाएगी। सप्लायर से माल लिया और सप्लायर को मैंने पैसे नहीं दिए, तो साइकिल कंप्लीट नहीं हुई, तो दैट इज नोन एज अकाउंट्स पेएबल। वर्ड अकाउंट्स हम बिजनेस के अंदर तब यूज करते हैं जब बिजनेस का ऑर्डिनरी कोर्स कनेक्टेड हो। जब बिजनेस का क्या हो? ऑर्डिनरी कोर्स। ऑर्डिनरी कोर्स का मतलब क्या भाई? काम क्या करते हो, कारोबार क्या है। सो अगर बिजनेस का ताल्लुक है उस चीज से, तो दैट इज अकाउंट्स आप यूज कर सकते हो। रिसीवेबल के साथ भी यूज कर सकते हो, पेएबल के साथ भी यूज कर सकते हो, ठीक है? और सप्लायर बोलो या
क्रेडिटर बोलो, एक ही बात है। सर यूटिलिटी एक्सपेंसेस में नहीं आते। देखो हर चीज के ज़ीशान दो पहलू होते हैं। एक वक्त में जैसे हमने ऊपर देखा, एक वक्त में एक ही चीज एसेट भी था और इक्विटी भी था, एसेट भी था और इक्विटी भी था। तो इसी तरीके से कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि एक ही वक्त में एक्सपेंस भी होती है और लायबिलिटी भी होती है, ताकि ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी, जर्नल एंट्रीज कंप्लीट होंगी। मैं अभी इसीलिए आगे नहीं बढ़ना चाह रहा था। डबल एंट्री सिस्टम उस पर आ जाएगा, जर्नल के ऊपर बात चली जाएगी फिर। तो इसीलिए मैं अपनी उस क्लास को थोड़ा सा होल्ड रख रहा हूं प्यारे बच्चे। आई होप यू अंडरस्टैंड। सर व्हेन वी पेड इट इज एक्सपेंस। नो शर्जीना, नो नो नो। क्योंकि थोड़ी देर पहले मुझसे सवाल पूछा था कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्वल एंड कैश। किसने पूछा था? तो शर्जीना का भी वही सवाल मेरे पास सामने आ गया है। सो मैं चाहता हूं कि उस सवाल को मैं एड्रेस कर दूं, लेकिन फिर हम अपने ऑब्जेक्टिव से हट जाएंगे। तो क्या बोलते हो, सवाल को आंसर करूं या हम अपने ऑब्जेक्टिव पे ही रहें? पहले अपने ऑब्जेक्टिव पे रहते हैं। सब बच्चों का कंसर्न आ रहा है सर ऑब्जेक्टिव पे रहें, बिल्कुल ठीक है। तो आफ्टर ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल हमजा, वेरी गुड बेटा, थैंक यू, खुश रहो, जिंदा रहो, आबाद रहो। आ जाओ भाई। तो सीन क्या था ऑब्जेक्टिव पे? हम ये थे कि बेटा लायबिलिटी किसको बोलते हैं? लायबिलिटी उस चीज़ को बोलते हैं जो कि बिजनेस किसी सप्लायर से ले रहा है। वो सप्लायर कह रहा हूँ, कोई बिजनेस ने पास में कोई इवेंट किया था और उस इवेंट के बदले मुझे आज पैसे देने पड़ रहे हैं, तो दैट इज माई लायबिलिटी। अब लायबिलिटी जो है वो लॉन्ग टर्म भी हो सकती है, शॉर्ट टर्म भी हो सकती है। जैसे अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल क्या है? शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है आपकी, भाई जल्द से जल्द सेट ऑफ हो जाएगी, फिर नई इन्वेंट्री होगी, फिर सामान आएगा, फिर लायबिलिटी आ जाएगी। लेकिन जिस तरह से लोन था, सो लोन हमारे पास क्या होता है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। और बिजनेस लोन लेता है 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 50 साल के लिए। अच्छा एक ऊपर की बात करूं, एक ऊपर की बात करूं, क्या बोलते हो? एक लेवल ऊपर की बात करूं प्यारे बच्चों? करें करें, ऊपर की बात करें, एक लेवल ऊपर की। यस प्लीज, ओके। देखो मैंने बैंक से लोन लिया था और उस लोन का जो अमाउंट था वो था 50 लाख रुपए। कितने लाख रुपए? 5 मिलियन। तो मेरा जो लोन पेबल था बेसिकली वो कितने का था? 5 मिलियन का, 50 लाख रुपए का। 50 साल के लिए लिया था मिसाल के तौर पे। कितने साल के लिए लिया था? 50 साल के लिए। तो हर साल कितना पे करूंगा? 1 लाख। हर साल कितना पे करूंगा प्यारे बच्चों? 1 लाख। सो बहुत से लोग होते हैं वो अपनी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं और लिखते हैं लॉन्ग टर्म लोन पेबल, लॉन्ग टर्म लोन पेबल इज इक्वल्स टू 5 मिलियन। जब रिपोर्टिंग पे आते हैं, कहाँ आते हैं? जब रिपोर्टिंग पे आते हैं सबसे फाइनल फेज के ऊपर, तो चूंकि उन लोगों को स्पेसिफिक नॉलेज नहीं होती ना, तो वो क्या करते हैं? लॉन्ग टर्म लोन पूरा का पूरा क्या लिख देते हैं? 50 मिलियन का, वो 5 मिलियन का पूरा 50 लाख रुपए उन्होंने लॉन्ग टर्म लोन पे लगा दिया। लेकिन एज पर IAS 1, व्हाट इज IAS? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग के ना कुछ रूल्स बने हुए, कुछ कानून बने हुए जो कि वर्ल्ड वाइड फॉलो होते हैं, वर्ल्ड वाइड। जो IAS 1 हमारे पास है वही IAS 1 पूरी दुनिया के अंदर सर्कुलेट हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह IFRS की, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स की मेरे पास सर्टिफिकेशन भी मौजूद है जो कि मैंने रिसेंटली करी है। तो उसमें था ये बताने का मकसद ये कि एज पर IAS 1 पता है क्या बोलता है? कि यार ये ट्रीटमेंट तो गलत है। आपने पूरी की पूरी जो है वो लॉन्ग टर्म लोन, मतलब एक नॉन करंट लायबिलिटी, फिक्स लायबिलिटी जनरेट कर दी
50 लाख रुपए की, जबकि इसमें से 1 लाख तो आप अगले साल सेट ऑफ कर दोगे ना। इस 50 लाख में से 1 लाख कब देने? अगले साल देने, या देने नहीं देने? हाँ भाई, मैं नवंबर में लोन लिया, अब अगले साल दे दूंगा ना पैसे, तो 1 लाख रुपए तो अगले साल दे दूंगा मैं। सो IS1 ये कहता है बेटा कि ये आपका 50 लाख नहीं आएगा, ये आपका आएगा 4.9 मिलियन। और आप लोन पेएबल जो करंट लायबिलिटी होगी, करंट लायबिलिटी के अंदर आप लोन पेएबल लिखोगे 1 लाख रुपए का। बात समझ में आई? सीन ये था कि पूरे का पूरा 50 लाख रुपए लॉन्ग टर्म में नहीं डालूंगा। क्यों सर? क्योंकि सर उसमें से 1 लाख रुपए हमने अगले साल ही पे करने, जैसे ही साल कंप्लीट होगा नेक्स्ट ईयर में आऊंगा, नेक्स्ट ईयर पे कर दूंगा। सो IS1 ये कहता है कि क्या होगा बेटा कि आप पूरा का पूरा आप अपने शेयर होल्डर्स को एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे। अकाउंटिंग का एक रूल ब्रीच होगा, कौन सा? ट्रू एंड फेयर व्यू। अकाउंटिंग शुड बी ट्रू एंड फेयर व्यू। मेरे शेयर होल्डर्स को पता चलना चाहिए फेस के ऊपर कि कंपनी में क्या चल रहा है। तो अगर शेयर होल्डर को मैं पूरा का पूरा 50 लाख रुपए लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के अंदर दिखा दूंगा तो वो तो समझेगा अच्छा ये तो अगले साल तो कुछ पे ही नहीं करना, उसके अगले साल से पे करना होगा, जबकि बात गलत हो गई। 1 लाख रुपए तो अगले साल ही पे करना है। तो IS1 बोलता है फिर इसको करेक्ट करो बेटा, जो अगले साल पे करना है उस पोर्शन को करंट लायबिलिटी में दिखाओ, और जो उसके अगले साल पे करना है उसके ऑनवर्ड सारा उसको लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में दिखाओ। और एवरी ईयर हमजा अहमद इस चीज़ को हम रिड्यूस करते रहेंगे। नेक्स्ट ईयर करंट लायबिलिटी के अंदर 1 लाख रुपए ही रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के अंदर 4.8 मिलियन हो जाएगा, 48 लाख हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है या नहीं आती? ये लेवल ऊपर की बात है बेटा। हो सकता है आपके पास टेस्ट भी ना हो एग्जाम में ये चीज, दिशा में बताऊंगा बेटा। तो आओ थोड़ी सी कुछ कैलकुलेशन की तरफ मूव करते हैं। हम बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर थे, और बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर हमने प्यारे बच्चों ये देखी थी एसेट अगेंस्ट गैप। अच्छा, वो जो जर्नल अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं जो GAAP होता है शाहजेब, वो भी सेम ही है, नॉट अगेंस्ट। जी अली हैदर, क्योंकि 1 लाख रुपए अगले साल पे करने तो उसको करंट में शो करेंगे, और जो उसके ऑनवर्ड होगा उसको सब फिक्स पर जाएंगे। कीपिंग द व्यू अली हैदर, मैंने नवंबर में लोन लिया था तो अगले साल नवंबर में होगा ना, लेकिन अगले साल तो मैंने मिसाल के तौर पे किसी भी मंथ में पेमेंट कर दी है, बिफोर नवंबर पेमेंट करनी है। हाँ फिर 1 लाख आएगा, फिर 47 रखेंगे, 1 आएगा। हर साल क्या करते रहेंगे, लॉन्ग टर्म से रिड्यूस करते रहेंगे, और क्या होता रहेगा, 1-1 लाख रुपए करंट में शो करते रहेंगे। फिर क्या होगा सर, वो जो 50th ईयर होगा ना उसमें लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर को पता होगा अच्छा भाई अब 1 लाख रुपए बचे, ये तो अगले साल ही देने, उसके अगले ऑनवर्ड्स कोई दे ही नहीं, ना तो कोई बर्डन है ही नहीं उसके अगले ऑनवर्ड्स देने का, ठीक है ना। सो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन क्या दी की क्लास हमने कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, दोनों मिलेंगे तो एसेट्स बनते हैं। आओ इसके ऊपर थोड़ी सी वर्किंग भी सॉल्व कर लेते हैं हम अपने पास, और ये हैंडआउट मैंने आप लोगों के लिए बनाया था, आप लोगों के साथ वक्त के ऊपर शेयर कर दिया जाएगा। एक सवाल हमारे सामने क्लास, प्लीज फोकस के साथ देखिएगा। लिखा हुआ है कंप्लीट द गैप्स इन फॉलोइंग टेबल यूजिंग अकाउंटिंग इक्वेशन। एसेट भी दे रहा है, लायबिलिटी भी दे रहा है, इक्विटी भी दे रहा है। इसका मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन ये थी कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी, ये था ना। तो मैं हर जगह ज़रा ये नोटेशंस डाल देता हूँ।
तो भाई टोटल नवंबर में लोन लिया, नेक्स्ट ईयर नवंबर में पे करेंगे 1 लाख रुपये, बट वी सबमिट फाइनेंशियल टू जून। हमजा अहमद वो अलग चीज़ है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप कब प्रिपेयर करते हो और कब अलग होती है, ठीक है ना, दैट्स अ सेपरेट थिंग। फिर अभी आएंगे जब रिपोर्टिंग के ऊपर बात करेंगे ना, सबसे एंड का फेज होता है रिपोर्टिंग का, अभी तो हम इनिशियल फेज के ऊपर है, फिर इस चीज़ को एड्रेस करेंगे। सो एसिड कितने का था? 60 लाख रुपए का, वो 60,000 रुपए का, 15,000 रुपए तो उधार के थे, तो भाई ओनर ने कितना लगाया? सीधा सीधा भाई 60,000 में से 15,000 माइनस कर तो कितना हो गया? 45,000। तो ओनर ने अपना पैसा लगाया था 45,000 रुपये। दूसरे वाले केस में टोटल एसिड 80,000 रुपये के, ओनर ने जमा करे थे 56,000। तो 56,000 और 80,000 को आपस से माइनस करो, कितना बनता है? 24,000। फिर सर थर्ड वाले केस के अंदर एसेट मालूम करने, हमें पता है लाइबिलिटी कितने की और इक्विटी कितने की, लाइबिलिटी और इक्विटी को ऐड करो, कितना बनता है? 1,14,000। कैसे बना? 18,000 और 58,000 ऐड करना ना बेटा, 76,000। शाहनवाज 76,000, ठीक है ना। दूसरा वाला एसेट पड़े में 1,20 के, 27,000 रुपए की लाइबिलिटी थी, तो ओनर ने इन्वेस्ट कितने करे? 1,20 में 27 माइनस करे, 93 बचते। सही हो गया। अच्छा फिर क्या हुआ कि 1.5 लाख रुपए का एसेट था, ओनर ने इन्वेस्ट किए थे 97,000, तो 53,000 उसने क्या ली है अपने पास? लाइबिलिटी ली है। और 36,000 रुपए की लाइबिलिटी है और 95,000 रुपए की उसकी इक्विटी है। तो इनको ऐड करिएगा तो 151 कैसे हो गया शादेब? 1,131,000, 1,31,000। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आती है या नहीं आती? वो बच्चे मुझसे कम्युनिकेट करें प्लीज जो कि फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, क्योंकि जिनको अकाउंटिंग आती है उनके लिए तो कोई मसला नहीं है, ये बच्चों वाला काम था। लेकिन जिनको अकाउंटिंग नहीं आती, स्पेशली मैंने आज की क्लास और नेक्स्ट 2 क्लासेस भी उन्हीं के लिए ड्राफ्ट करी हैं कि जिनको अकाउंटिंग नहीं आती। मैंने ओरिएंटेशन है बोला था, पढ़ाने उस बच्चे को आया जिसको कुछ नहीं आता। जिसको आता है वो तो कुछ ना कुछ करके, होशियार बच्चा वो तो निकाल ही लेगा, सिर्फ उसको थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत है, धक्का देने की ज़रूरत। धक्का उसको दिया, चल मेरा भाई। असल में लेके किसको उठाना है? जो कि बच्चा बैठ गया उसको उठाना, और चल मेरा भाई आओ, उसको लाइन क्लास करानी है जी। आई होप एवरीवन इज सेटिस्फाइड, है ना। अच्छा कितने लोग ऐसे हैं जिनको बिलियंस, मिलियन, ट्रिलियंस लिखने में मसला होता है? मैं अपने वक्त में था तो मुझे होता था, है। मैं अपने वक्त की बात करूं तो भाई मुझे होता था, मुझे समझ ही नहीं आता था ये किसमें कितने जीरो आ रहे हैं, किधर बिलियन कितना चला गया। मिलियन तो चलो मैं खुद कर लेता हूँ मिलियन तक तो, लेकिन जैसे बिलियन, ट्रिलियन और क्वाड्रिलियन और पेंटिलियन आता तो मैं तो दिमाग की बत्ती को ले जाती, बोलता भाई ये क्या चल रहा है यार। तो देखो मिसाल के तौर पे एक चीज होती है 1000, एक होती है क्या? 1000। फिर जैसे ही मिलियन आएगा ना, तो MI का मतलब है एक सेट, 3 जीरो का एक सेट बढ़ाना है 1000 के साथ। उमर फारूक वही बता रहा हूं, एनी ट्रिक अभी बता रहा हूं। तो MI का मतलब क्या है? एक, ठीक है ना, एक सेट ऑफ 3 जीरोस। तो 1000 के साथ हम क्या बढ़ा देंगे? ये लो 3 जीरो का मैंने एक एडिशनल सेट लगा दिया, ये क्या हो गया? मिलियन हो गया, ठीक है। अच्छा मिलियन के बाद क्या आता है? बोलो। बिलियन। बाई का मतलब होता है 2 सेट। बाई का मतलब क्या है? 3 जीरो वाले कितने सेट? 2 सेट। तो सर 1000 के आगे 3 जीरो वाले 2 सेट लगा दो। तो पहले तो 1000 लिखा और 3 जीरो वाला एक सेट, 3 जीरो वाला दूसरा सेट, ये क्या हो गया? ये बिलियन हो गया। मिलियन, बिलियन के बाद क्या बनता है? ट्रिलियन। तो ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। तो 3 सेट लगाने हैं, 3 जीरो वाले, तो आप बोलोगे 1000 तो हो गया सर। एक सेट लगाया, दूसरा सेट लगाया, तीसरा सेट लगा दिया, तो ये क्या हो गया?
ट्रिलियन हो गया। फिर एक होता है, इसको बोलते हैं क्वाड्रिलियन। क्वाड का मतलब होता है 4, तो 3 3 जीरो वाले कितने सेट लगाने? 4, 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट, 4 सेट, तो ये हो जाएगा क्वाड्रिलियन। फिर पेंटिलियन, हेक्सिलियन, नैनोलियन और डिकेलियन, जो भी होगा वो सब अपने हिसाब से लगाते रहना। 3 3 जीरो के सेट बनाने बस हर सेट के ऊपर, है? क्या बात समझ में आ रही है? आई होप ये ट्रिक आपको यूजफुल रहेगी आपके आगे के दौर के अंदर भी, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि एसआरबी के अंदर सारी चीज़ें मिलियन बिलियंस के ऊपर बात होती हैं, ये लाख वाख हज़ार की कोई डिस्कशन है ही नहीं। सीधा डिस्कशन मिलियंस और बिलियंस, बस इतने बिलियन रेवेन्यू जनरेट हुआ सर, इतने बिलियन की लायबिलिटी बनती है। ठीक हो गया? सो बस फिर एक काम करते हैं, आज की डिस्कशन हम अपनी क्लास की यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को मज़ा आया होगा। अगर आया होगा तो कुछ मुझे बताओ कैसा लगा, आप लोगों को समझ में आई चीज़ें, नहीं आई? शर्जीना बेटा, जी मैट भी जो है ना वो एक टाइप ऑफ एडमिशन टेस्ट होता है, ठीक है ना? और वो एडमिशन टेस्ट भी एक टाइप ऑफ सेट की तरह होता है। दोनों का सिलेबस जो है वो मोर और लेस सेम ही है। आसान की दादो मोजो आयो, दादो मजो आयो, दादो का मतलब तो बहुत हो गया, मुझे ही बहुत मजो, मुझे भी डाडो मजो आयो, पता नहीं क्या क्या बोल देता हूँ। हैं? नहीं नहीं आती है। ये असल में हम दोनों आपस में टीचर हैं, ये लोग मेरे को सिंधी सिखाते हैं, मैं इनको अकाउंटिंग और मैथ सिखाता हूँ। या तो ये लोग अकाउंटिंग सीख जाएंगे या तो मैं सिंधी सीख जाऊँगा, दोनों में से कोई एक काम हो जाएगा। क्योंकि अगर दोनों काम हो गए तो फिर बच्चा फीस नहीं देगा ना, बोलेगा सर मैंने आपको सिखाया, आप लोगों ने सिखाया, हिसाब बराबर। वहाँ सिंधी में दो सर लेक्चर। शर्जीना बेटा सिंधी में कैसे दूँ लेक्चर? मैथ्स एंड लॉजिक्स में हम सेट फॉलो कर रहे हैं। देखो जीशान, मैथ्स एंड लॉजिक्स के अंदर सेट भी फॉलो करूंगा, जी मैट भी फॉलो करूंगा, दोनों चीज़ें फॉलो करूंगा, और दोनों का 95% जो है वो सेम ही है सिलेबस। सिर्फ अलजेब्रा वाला पोर्शन में कुछ चीज़ें एडिशनल हैं जी मैट के अंदर, बस बेसिक अलजेब्रा वाला जो पोर्शन है उसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, अदरवाइज 95% सेम है। ठीक हो गया? चलो बस फिर एक काम करते हैं, अपना ख्याल रखो, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। कल इंशाल्लाह मैथ्स की क्लास होगी, कॉम्बिनेशन वाइंड अप करके परम्यूटेशन रिवाइज करके आइएगा। कल कॉम्बिनेशन वाइंड अप करके कल 3 क्विजेज मैंने आप लोगों को देने हैं इंशाल्लाह ताला, एक परम्यूटेशन का, एक कॉम्बिनेशन का और तीसरा उनका कंबाइंड क्विज। 3 क्विजेज मैंने आप लोगों को देने, ठीक है? इंशाल्लाह रजिस्टर ग्रुप पे मैं शेयर करूंगा, ठीक है? चलो इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।